जी, सबसे पहला काम ये है, नोट्स वगैरह बाद में देखेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट आपके पास है, prepare statement of profit and loss and other comprehensive income statement for the of other comprehensive income statement of financial position and statement of change in equity for the year ended 31st December 2021। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम जो है रहने दें, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है फिलहाल बनाने की। चलें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी फिलहाल इक्विटी में आपके पास प्रॉफिट हो रहा होगा और अगर रीवैल्यूएशन होगा, ये दो चेंजेस आ रही हैं क्वेश्चन देख के जो लग रहा है। डिविडेंड भी पेड हुए हैं तो ये भी एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। अभी हमारा फोकस है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। ये दो, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू look at the trial balance, the following trial balance receivables to M at 31st December 20x1 31st December 20x1 is the reporting date, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कवर्स रेवेन्यू, परचेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट पेड, नॉन करेंट एसेट तो कैरिंग वैल्यू इज गिवन, इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स एट ब्रॉड डाउन फिगर गिवन, इंटरिम डिविडेंड पेड, trade receivable and payables, inventory as at 1st January, as purchases was in trial balance, तो इन्वेंट्री आपके पास ओपनिंग फिगर ही होगी, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको नोट्स में गिवन होगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऑर्डिनरी शेयर 8,000 विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.5 शेयर, प्रीमियम भी गिवन है, 10% लोन नोट्स हैं और रिटेन अर्निंग ब्रॉड डाउन फिगर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि हम लोगों ने इसकी जो है स्टेटमेंट बना लेनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बाकी हम देखेंगे जो भी नोट्स वगैरह होंगे उसको हम एडजस्ट करते जाएंगे। जी, आपके पास है पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं इधर। अच्छा जी, इनके फॉर्मेट्स हम अकाउंटिंग फॉर्मेट्स कर लेते हैं इधर। जी, अच्छा जी, क्वेश्चन में आपके पास शो हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास फॉर द ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होती है, इसके साथ आपने मेंशन करना है फॉर द ईयर एंड 31st दिसंबर, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ
एम कंपनी एज एट होती है तो उसके साथ भी आपने मेंशन करना है। फिलहाल मैंने वो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो करेंसी हमारी डॉलर साइन है, ठीक है जी। बाकी भी हम देख लेते हैं, कभी लगा देते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके पास इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू की फिगर जो इंक्लूडेड है आपके पास वो है 50,000 की, ठीक है। फिर इसमें से लेस करते हैं हम CGS, ठीक है। CGS में अभी हम देखते हैं कि CGS में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये फॉन्ट वगैरह मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि गिवन है आपके पास, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन है 8,000 की, ये आप मैं लिख लें। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस से, नोट्स वगैरह हम बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 8,000। परचेजेस आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, कितनी? 20,000। 20,000 की 20,000। परचेजेस। मुझे आप साथ साथ बताते भी जाएं, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री फिलहाल नहीं है, नोट्स में गिवन थी, वो मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। लिख लेता हूँ अमाउंट क्या, अभी मुझे वो नहीं पता। इधर इन तीनों का सम आ जाएगा, फॉर्मूलाज भी लगा देता हूँ, ठीक है। इन तीनों का सम आ जाएगा जो कि हमने माइनस करना है CGS में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, सम ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा जी। चलिए, एडजस्टमेंट मैं इसकी बाद में कर लूँगा। फिर आपके पास अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, अमाउंट बताइएगा। सर 10,400। 10,400। फिर आपके पास है एडमिन एक्सपेंसेस, सर वो है 15,550। ठीक है जी। अदर एक्सपेंसेस हैं इसमें कोई? फिलहाल नहीं है। दो तीन लाइनें हम, एक दो लाइनें हम छोड़ देते हैं, हो सकता है कुछ नोट्स हम हमारे पास पढ़े नहीं हैं, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएं, ठीक है। तो हमारे पास इस स्टेज पर क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, इसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है PBIT, profit before interest and tax. Then we have interest paid amount, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 400, यस 400। ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट टैक्स। बिफोर टैक्स। फिर वी हैव टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनकम स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है आपको टैक्स। तो इनकम टैक्स आपके पास इनकम टैक्स गिवन है 500। 500 का, तो दिस इज़ एन ओवर प्रोविजन। ओवर प्रोविजन आपके पास क्या होती है? टैक्स में से ऐड होती है, लेस होती है। टैक्स एक्सपेंस को इंक्रीज करती है, डिडक्ट करती है। सर हम्म
टैक्स एक्सपेंस आपके पास डिडक्ट होता है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ कि माइनस में 500 है, जो कि मैंने जो भी टैक्स एक्सपेंस होगा उसमें से कुछ करना है। तो इस वक्त हमारे पास जो भी आ रहा है, ठीक है, सर इसको माइनस क्यों नहीं कर रहे? ये ओवर प्रोविजन एक्सपेंस नहीं है आपके पास, देखें क्रेडिट सर साइड वो पर माइनस हुई हुई है पहले से। वो पहले से माइनस हुई है और लास्ट ईयर में हुई है। अभी आपने जो एक्स्ट्रा वो ओवर प्रोविजन बनाई थी उसको आपने क्या करना है, टैक्स एक्सपेंस से रिड्यूस करेंगे। तो फिलहाल ये एक तरह से टैक्स क्रेडिट है आपका, ठीक है। टैक्स क्रेडिट जो होते हैं ओवर प्रोविजन आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस ठीक है करते हैं, सर। जो मैंने अभी लिखा है। बाकी टैक्स के नोट्स हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 350 का, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। फॉर्मेटिंग में हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट है जी, ये पीबीआईटी आ गया आपके पास, ये पीबीआईटी आ गया आपके पास, देन पीबीटी, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम मैं फिलहाल नहीं बना रहा, ठीक है, अदरवाइज वो रिवैल्यूएशन वगैरह ऐड हो जाती है। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, फिर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम होती है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ रहा है, इसका प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर आपके पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी ड्रॉ करते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके पास है नॉन करंट एसेट, पेपर में आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ठीक है सर। नॉन करंट एसेट्स में इस नॉन करंट एसेट का नाम नहीं गिवन है, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देते हैं एनसीए। इसकी वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वो है 35,000। 35,000, ठीक है जी। जब साइन लगा देते हैं डॉलर साइन, और ये टोटल कॉलम बना देते हैं जिसमें डॉलर साइन ऐड कर देते हैं। फिर आपके पास कोई और दूसरा नॉन करंट एसेट है? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे ये टोटल भी यही आएगा, इसको एक ही बार लिख सकते हैं, टोटल नहीं लिखेंगे। फिर आपके पास एक करंट एसेट्स, करंट एसेट में सबसे पहले आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, जो कि अभी मैंने नोट्स नहीं पढ़े लेकिन मुझे पता है नोट्स में गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। रिसीवल्स, सर रिसीवेबल्स तो नहीं है। रिसीवल्स गिवन है, ये देखिए आप, रिसीवल्स एंड पेबल 10,450। अच्छा ठीक है, सही है। रिसीवेबल्स आपके पास गिवन है वो है 10,450 के। 10,450। कैश बैलेंस गिवन है आपके पास, जी। कैश इन कैश इक्विवेलेंट, कैश जी आपके सर। पास गिवन है 8100 का, ठीक है जी। और कोई अदर करंट एसेट्स हैं? नो। फिलहाल नहीं है। तो इस वक्त हम इसका टोटल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद टोटल आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। और इसको भी मैं इधर ही लिख देता हूँ 35,000, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं बाद में देख या जतेदारी है। तो अभी हमारे पास है टोटल एसेट्स। फिर आपके पास है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। इक्विटी आपके पास है टो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ अमाउंट 8,000 8,000। जी। शेयर प्रीमियम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, शेयर प्रीमियम इज ऑफ सर 3,000, 3,000। जी। लोन, अच्छा, उसके बाद आपके पास लोन हो। यहाँ पे वर्ड आ रहा था डिविडेंड पेड, तो रिटेन अर्निंग इसमें डिविडेंड पेड हमने लेस करना है,
रिटेन अर्निंग ले लेते हैं। रिटेन अर्निंग की वैल्यू में से हमने जो है डिविडेंड लेस करना है और ये प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है। रिटेन है। अर्निंग इसको ब्रॉड डाउन गिवन है हमारे पास 3000 का। इसमें से जो इंटरिम डिविडेंड पेड हुए हैं वो हमने लेस करने। इंटरिम डिविडेंड कितने के पेड हुए हैं? 1600 के, और हमारे पास इस वक्त लॉस आ रहा है, ठीक है। तो प्लस दिस, तो इस वक्त रिटेन अर्निंग हमारी नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, वो क्योंकि प्रॉफिट अभी प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिटेन अर्निंग होगी। हो सकता है रीवैल्यूएशन रिजर्व हो, इतनी हम जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, कि रिजर्व वगैरह हो तो उसको भी देख लेंगे। इधर करंट एसेट्स में भी कोई चीज़ ऐड वगैरह होगी तो हम स्पेसिंग कर लेंगे, ठीक है। वैसे आपने पेपर में थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़नी है, इसके बाद में हो सकता है यहाँ पे तो एक्सेल में मैं रो कॉलम। इंसर्ट कर देता हूँ, कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ, तो इसके मुझे इशू नहीं है। लेकिन पेपर में आपने थोड़ी सी स्पेसिंग करनी है, नॉन करंट एसेट में भी करंट एसेट में, कि कोई चीज़ बाद में ऐड होनी हो तो हो सके। ठीक है सर। तो ये इसका सम आ गया, ठीक है जी। फिर आपके पास है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके पास एक लोन नज़र आ रहा है, 10% लोन। सर यस 10% लोन हो। लोन ऑफ अमाउंट इसकी है 8000, 8000। ठीक है जी। और आपके पास डेफर टैक्स भी गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटी में। डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, एग्जैक्टली लाइबिलिटी है आपके पास 8000, 8000। ठीक है। सर तो ये ये क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा? क्रेडिट साइड पे है लाइबिलिटी है, देखना डेफर टैक्स क्रेडिट है, इसका मतलब लाइबिलिटी है ना। नहीं सर, जो हम इधर लिख रहे हैं एक्सेल में। मैं डेबिट और क्रेडिट तो बना ही नहीं रहा, ये तो मैं अच्छा टोटल की ठीक बना है। रहा हूँ। बैलेंस शीट में सही डेबिट है। क्रेडिट तो नहीं होता। ये डेबिट पोर्शन है और ये अब जो शुरू हो गया क्रेडिट पोर्शन है, ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हो गया। फिर आपके पास करंट लाइबिलिटीज हैं। करंट लाइबिलिटीज में फिलहाल मेरे पास है सिर्फ पेबल्स, ऐसे ही है। जी और पेबल्स की वैल्यू है मेरे पास कितनी? सर 29,000। 29,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 29,000 सम लिख देते हैं क्योंकि बाकी पेबल्स भी मेरे पास ऐड होने हैं, ठीक है। तो टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी कितनी है? इक्वल टू, अभी देखें बैलेंस शीट मेरी टैली है, ठीक है जी। अगर देखा जाए, मैं फॉर्मेटिंग ज़रा कर लेता हूँ फिर इसके बाद ओपन करता हूँ। जी, मुझे बताइए, मैंने अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल पोजीशन और बनाई है और इनकम स्टेटमेंट बनाई है, बैलेंस शीट टैली। जी सर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पेपर में तकरीबन कुछ ना करते हुए भी मैं 30% मार्क्स तो स्कोर कर सकूँगा कि सिर्फ ये अगर मैं चीज़ें करूँ। 30 to 40% सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना दूँ, ऐसे ही। जी सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में हम नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर मेरे पास बायो ट्रायल बैलेंस टैली है और मैंने कोई भी चीज़ करनी है जर्नल एंट्री के थ्रू करनी है, तो जितने का मैं डेबिट करूँगा उतने का मैं क्रेडिट करूँगा। तो बैलेंस शीट मेरी आउट नहीं होगी, इसी वजह से पेपर में बैलेंस शीट टैली करने के मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करना तो बहुत आसान है, ठीक है। अब नोट्स को देखते हैं, पहले नोट को, ठीक है, और उसके इफेक्ट देखते हैं कि क्या होते हैं।
पहले क्वेश्चन में अभी हमारे पास है लैंड दैट कॉस्ट 5000 इज टू बी रीवैल्यूड टू 11000। ठीक है जी, तो हमारे पास नोट नंबर 1 है, यहाँ पे मैं जनरल एंट्रीज करता हूँ। ये कॉलम मैं बना लेता हूँ जनरल एंट्रीज का, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, सबसे पहला नोट ये है जिसमें मुझे क्या करना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व बुक करना है लैंड से Revalue. रिलेटेड। तो डेबिट क्या करूँगा, डेबिट करूँगा मैं नॉन करेंट एसेट विथ 5000, सॉरी 6000, 6000 और क्रेडिट में करूँगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व विद 6000। ये मैंने दो एंट्रीज पास की हैं। ठीक है, पहले नोट से रिलेटेड है, क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, सर इस इसको पे मैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी? डेप्रिसिएशन का कोई नोट नहीं गिवन है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फिलहाल चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का कहीं पे कोई रेट नहीं गिवन है, नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर नहीं गिवन। अगर होगी तो फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। नहीं सर, अगर ये रिवैल्यूएशन साल के शुरू में वो कहते बता देते कि साल हाँ, के वो शुरू अगर में ये, बता फिर देते हम तो कर। फिर इसी अमाउंट को रीवैल्यू कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि लैंड है, लैंड आपको खुद पता है डेप्रिशिएट नहीं होता इस ठीक है, हिस्से में, अभी कुछ सही है। बताया नहीं। ठीक है, तो डेबिट मुझे 6000 से लैंड नॉन करेंट एसेट करना है, क्रेडिट रीवैल्यूएशन रिजर्व करना है। पोस्ट कर दूं इस एंट्री को, ये लीजिए, ये वैल्यू थी ना 35000, इसमें मैं 6000 ऐड कर देता हूँ प्लस 6000, ये डेबिट एंट्री पास की है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रीवैल्यूएशन रिजर्व बना देता हूँ, रीवैल्यूएशन रिजर्व 6000। ये लीजिए 6000 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बैलेंस शीट अभी भी टैली है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जी क्लियर सर। होता जाए। चलिए। ठीक है, ये एक नोट हो गया हमारा, नोट नंबर 1 कर लिया हमने। ठीक है, सेकंड नोट को देखते हैं। सेकंड नोट, द फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 सेंट पर शेयर इज डिक्लेयर्ड बिफोर द ईयर एंड। जी, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 10 सेंट पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? सर वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर जो है वो 0.50 है। 0.50। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर्स इज, वो कितने हैं वो पता लगा लेते हैं। 8000 टोटल वर्थ है, 16,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 50। 16000 के। ठीक है, पर शेयर मैंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, फाइनल डिविडेंड 10 सेंट पर 10 शेयर। का। तो ये किस तरीके से होगा, डेबिट होगा रिटेन अर्निंग। अमाउंट कितनी आएगी, डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट डिविडेंड पेबल, अमाउंट ये 16000 थे, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ 16000 शेयर्स, इसमें डाल कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ किस तरीके से आया इसका, 16000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 सेंट पर शेयर दिया हुआ है, तो कितना दिया होगा, इक्वल टू 1600। 16000 इंटू 0.1, 1600 के डिविडेंड 100। डिक्लेयर किए हैं मैंने। ठीक है जी, इसको मैंने बुक करना है, डेबिट करना है रिटेन अर्निंग, क्रेडिट डिविडेंड पेबल। चलो जी, इधर कर लेते हैं, डेबिट रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, माइनस 1600। ठीक है जी, क्रेडिट डिविडेंड पेबल, एक हेड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, डिविडेंड पेएबल 1600। जी, बैलेंस शीट टैली अभी भी? जी सर। ठीक है, इसको हटा के देखिए, यहाँ पे 1600 ऐड हुआ, बैलेंस शीट टैली अभी तक टैली। नेक्स्ट नोट जी। आपके पास क्या है, द बैलेंस ऑन द इनकम टैक्स टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट एन ओवर प्रोविजन ऑफ द टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। वो तो हमें पता था, देख के पता चल गया था, तो वहाँ पे मैंने ओवर प्रोविजन उसको टैली किया था। बाकी है, द इनकम टैक्स फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एज 3000। तो करंट ईयर इनकम टैक्स इज 3000। करंट टैक्स इनकम टैक्स की एंट्री हमने जो करनी है वो क्या, डेबिट होगा टैक्स एक्सपेंस,
टैक्स एक्सपेंस 3000 से, और क्रेडिट क्या होगा, करंट टैक्स लाइबिलिटी 3000 से। ये दो एंट्रीज अब हम कर देते हैं। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू 3000, ठीक है जी। यहाँ पे इसी को मैं लिख रहा हूँ, या यहाँ पे एक ही नोट कर देता हूँ, इधर ही उठा के लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3000 माइनस 500, ठीक है जी। इसको डेल कर दिया, डेबिट इफेक्ट मैंने कर दिया, अब क्रेडिट इफेक्ट भी कर देता हूँ। जी सर, जी ये दोबारा बताएंगे सर? बताता हूँ। जी, करंट टैक्स की एंट्री क्या होती है आपके पास, करंट टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर इज गिवन, ठीक है। तो उससे आपने क्या करना है, डेबिट करना है टैक्स एक्सपेंस, क्रेडिट करना है करंट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इसका इफेक्ट ही मैंने लिखा है। एक्सपेंस को मैंने बढ़ा दिया 3000 से, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखें 3000 एक्सपेंस और क्रेडिट करंट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। डेबिट जी इफेक्ट सर। इधर आ गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट करंट टैक्स लायबिलिटी। Next is the deferred tax provision is to be increased by 80 is to be increased to 8600. We already have a 8000 of deferred tax liability, तो हमने उसको increase करना है 8600 पे। तो कितने से increase हो रहा है, 600। यस, इसकी 600 क्या इफेक्ट होगा, टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेबिट टैक्स 600, 8000 ऑलरेडी था, 8600 पे ले जाना है, तो मूवमेंट्स को हम देख लें। और क्रेडिट हमने करना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लायबिलिटी 600, ठीक है। अब इधर मूव कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसको फर्दर क्रेडिट डेबिट किया 600 से, और इस जगह पे हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली क्रेडिट करके 8000 प्लस 600। अभी भी टैली है, जी। ठीक है। लास्ट है क्लोजिंग सर, इन्वेंटरी वैल्यू। जी जी सर मुझे वो टैक्स वाला थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा सर। जैसे 500 हमारे पास क्रेडिट हो रहा था, उसमें स्टेटमेंट जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था हमारे पास, तो हम इससे ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि ये लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी भी कर सकते हैं, नॉर्मली जो होता है उसके साथ लिखा होता है ना इनकम टैक्स, लेकिन जब आपके पास एक तो चीज़ यहाँ पे देखें उसने मेंशन किया था टैक्स का जो गिवन है, ठीक है। और अगर ये देखिए करंट टैक्स जो होता है ना, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में बाद में आता है, वो प्रोविजन देता होता है। अदरवाइज वो टैक्स एक्सपेंस भी देगा और करंट टैक्स लाइबिलिटी भी देगा। अभी उसने एक फिगर दी इनकम टैक्स की, तो इसका मतलब ये ओवर प्रोविजन ही हो सकता है, ये अंडर प्रोविजन हो सकता है, और यहाँ पे वो मेंशन भी कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये अंडर ओवर प्रोविजन एक दफ़ा बता देंगे? अंडर ओवर प्रोविजन ये होता है कि अंडर प्रोविजन आपके टैक्स एक्सपेंस को इंक्रीज करती है, जबकि ओवर प्रोविजन आपके टैक्स एक्सपेंस को डिक्रीज करती है। आप देख रहे हो करंट टैक्स इतना था 3000 का, मेरे पास 500 की पहले ओवर प्रोविजन पड़ी थी, ठीक है। तो उसने मेरे टैक्स को क्या किया, डिक्रीज किया है ना, जी 3000 सर, में से माइनस 500 लेस हो रहा है, ठीक है। ठीक है सामा, सर। जी ठीक है। अच्छा जी, फिर लास्ट नोट इज क्लोजिंग इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट 16000 at a cost for the year. Included in this amount is inventory that cost 8000, but during the inventory count it was identified that these goods had become damaged, and as a result the selling price was uh, reduced. The goods are now believed to have a selling price of 4500 and will incur a rectification cost of 500। जी, ये एक थोड़ा सा नोट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या इसमें, ठीक है। बेसिकली टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है 16000 की, ठीक है जी।
फिर इस दिस 16,000 इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। वो कौन सी टू कैटेगरीज हैं? एक है 8,000 जो कि हैं परफेक्ट गुड्स, ठीक है, जो कि ठीक है कोई डैमेज वगैरह नहीं है, और उसमें से बताया उन्होंने से 8,000 ऐसे हैं जो कि आपके पास डैमेज है। यहाँ तक बात समझे? क्लियर है? जी सर। जी सर। अब मुझे बताइए, जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में उसकी एनआरवी कम होगी ज़्यादा होगी? ज्यादा। सेम ज़्यादा रहेगी। होगी। ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा पे होंगे ना। जी सर। और जो डैमेज हैं वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से कम पे सेल होंगे, जैसे कि उसने बताया हुआ डैमेज है, जी जी। ठीक है। तो अभी ये 16,000 है दोनों की कॉस्ट, हमने देखना है कि एनआरवी कितनी है। तो ये आपके पास है कॉस्ट, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ एनआरवी का, ठीक है जी। परफेक्ट गुड्स की एनआरवी मुझे नहीं पता हुआ, क्यों? गिवन नहीं है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ इस वक्त वो गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो 8,000 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, ऐसा ही है। जी सर। जी, सर। जितनी कॉस्ट है उससे ज्यादा हाँ, होगी। लेकिन जो डैमेज आइटम है उसने बताया है दैट 8,000 वर्थ ऑफ इन्वेंटरी वाज डैमेज एंड इट हैव अ सेलिंग प्राइस ऑफ 4,500 आफ्टर इंक्रीजिंग अ रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 500। तो हमारे पास एनआरवी कितनी है उसकी? 4,000। 4,500 माइनस 500। 500 अच्छा जी, 4,000। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एनआरवी, क्योंकि इन दोनों में से एनआरवी कम है। तो टोटल वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी होगी? 8,000 प्लस 400 इज इक्वल टू 12,000। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक ठीक है। अब क्लोजिंग सर। इन्वेंट्री की फिगर आप पोस्ट कर दें यहाँ पे। ये एक मिनट, ये ज़रा गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं हमको। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है 12,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ गई 12,000 की। जी, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, और आप देखते हो आपकी ट्रायल बैलेंस शीट टैली है। ठीक है सर। सर वैसे एक्सेल में तो आराम से कर सकते हैं, पेपर में भी पेपर आराम से में कर फिर सकते बहुत। हैं। सर पिछले क्वेश्चन में ये अभी जो आपने लास्ट में डिस्कस किया 8,000 आपने अज्यूम किया है 8,000 और assume किया, 4,000 8,000 सर वो given, 500 क्यों माइनस किया आपने उसमें से 5,000 इसलिए 45 माइनस में से? किया बिकॉज टू फाइंड आउट दी एनआरवी। आप ये देखें, 4,500 इज द सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू, 500 इज द कॉस्ट टू सेल, तो 4,500 माइनस कॉस्ट टू सेल जो होगी आपके पास क्या आएगी? एनआरवी आएगी, तो 4,000 है। जी ये आप देख लो, ठीक है 500 माइनस 500 किया। जी सर, जी, ठीक है सर। ओवर प्रोविजन हमारी टैक्स को रिड्यूस करता है और अंडर इंक्रीज करता है।